निवास स्थान से बाहर आ रहे हैं। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और प्रसाद लाड, और इसके साथ में है राहुल नार्वेकर जो कोलाबा से विधायक है। सभी विधायक अभी बाहर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने वाले। सभी के चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। भारत माता की जय। जय के नारे ये लोग इस वक्त भारत माता की जय। हमारा दादा ये कहाँ से हुआ खेल कहाँ शुरू हुआ ये? पहले मैं बोलूँ पाटिल सर, आपको मालूम था 24 ऑक्टोबरला। अरे तुम नीचे बैठो ना, हमने भी गया बोला 24 ऑक्टोबरला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे निकाल लागले। महाराष्ट्रातल्या जनतेने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला। 144 जागा लागतात सरकार बनवायला, त्याच्याऐवजी 161 मिळाले। परंतु ह्या जनादेशाचा शिवसेनेने अपमान केला आणि पहिल्या दिवसापासूनच अडीच वर्षानंतर विषय सुरू केला। एकदाही बसून काय करायचं अडीच वर्षाचं अशी चर्चा झाली नाही आणि पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये आम्हाला सगळे ऑप्शन्स खुले आहेत असं म्हटलं। त्यानंतर सातत्याने शिवसेना ही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेटत राहिली, पण भारतीय जनता पार्टीला भेटायला त्यांना वेळ नव्हता। महाराष्ट्रातल्या जनतेने हा सगळा खेळ पाहिला। शेवटी भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना बरोबर नसल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याची असमर्थता व्यक्त केली। शिवसेनेला निमंत्रण दिलं गेलं। मला असं वाटलं होतं, मी मुंबईकर आहे, शिवसेनेचे एकूण मुंबई मराठी हिंदुत्व या विषयातलं योगदान, बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मला माहिती आहे। तर माझी अपेक्षा की शिवसेनेला निमंत्रण मिळाल्यानंतर ज्यावेळेला एका अर्थाने काँग्रेस राष्ट्रवादीने त्यांचं तोंड फुटलं, त्यावेळेला दुसऱ्या दिवशी उद्धवजी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन काँग्रेस राष्ट्रवादीवर धोधार अशी आमची सामान्य माणसाची अपेक्षा होती, पण ते झालं नाही। प्रेम आणखी वाढत गेलं। शेवटी महाराष्ट्रातली जनता, जवळजवळ 80% जनता ही अवेळी पावसाने संत्रस्त आहे। वैद्यकीय विभाग बंद झालेला आहे। अशा स्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेचं असं म्हणणं होतं की शिवसेना काही करायला तयार झाली। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, स्वातंत्र्य सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देणं या विषयातला आग्रह सोडला, शिवसेनेने शिवनाव सोडलं, पहिलं महाशिव आघाडी सगळं करायला ते मोकळे असले। तर महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हितासाठी तुम्हाला सर्वात हायेस्ट जनादेश दिल्यामुळे तुम्ही सरकार फॉर्म केलं पाहिजे, हे सर्वसामान्य रिक्षावाल्याचं गर्व। मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली आहे। संजय राऊतांची आता पत्रकार परिषद झाली। आता तरी बाबा बोलणं बंद कर ना बाबा, शिवसेनेची वाट लावली तू, एक सामान्य मराठी माणूस म्हणून जळणं बंद, आणि तरी सुद्धा उद्धवजी त्यांना आवडत नाहीयेत हे मला आश्चर्य वाटतं। संजय राऊतांच्या तोंडामध्ये पाठीत खंजीर खुपसण्याची भाषा शोभत नाही। पाठीत खंजीर खुपसला तुम्ही, एकदाही चर्चेला बसायचं नाही। फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द व्हेरी सेम सेकंड आपली दिशा स्पष्ट करायची, शरद पवारांशी बोलणं करायचं, काँग्रेसशी बोलणं करायचं। अरे आम्ही मातोश्रीची गरिमा राखली, प्रत्येक वेळेला आमचे नेते मातोश्रीवर गेले, पण उद्धवजींना सिल्वर ओक मध्ये जावं लागलं। एक वेळ सिल्वर ओक ठीक आहे, शरद पवारचं निवासस्थान आहे, हॉटेलमध्ये जावं लागलं भेटायला, आणि कोणाला और ठाकरे को सवार से मिलने जाना पड़ा।
सिल्वर ओक जो कि शरद पवार का निवास स्थान मुंबई में, वही नहीं तो होटल भी जाकर मिलना संजय राऊत तुम्ही महाराष्ट्राची वाट लावली, आता तरी तुम्ही शांत बसा अशी आपल्याला आम्ही कोण तुम्हाला सांगणार आहे? आम्ही कोण तुम्हाला सांगणार आहे? मैं इनमें में बात करता हूँ। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद यह महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को जनादेश दिया है। उस जनादेश का इन सब लोगों ने आदर करना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। 80% से भी ज्यादा किसान अब अड़चन में है तो लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन 2.5 साल वाला विषय निकालकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में नकार दिया। कभी बैठे ही नहीं, कभी बातचीत भी हुई नहीं, और बातचीत न करते हुए सारे ऑप्शन हमको खुले हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रिजल्ट के बाद एक बार भी सीटिंग नहीं हुई। मैं राज्य का अध्यक्ष हूं, मैं दावे से कहता हूं 29 अक्टूबर को पहला सीटिंग था, वो कैंसिल किया ऑन देयर ओन। बाद में कोई भी सीटिंग नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने के लिए, राष्ट्रवादी के साथ बैठने के लिए समय है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता का यह प्रेशर था कि जनादेश प्रमुख रूप से आपको भाजपा को मिला है, जनादेश प्रमुख रूप से आपको देवेंद्र फडणवीस को मिला है, तो आप क्यों ना सरकार बनाते हैं? शिवसेना कुछ भी करने के लिए तैयार है, हिंदुत्व छोड़ने के लिए तैयार है, हिंदुत्व छोड़ने के लिए तैयार है, फिर शिव आघाड़ी में किसे शिव निकालने के लिए तैयार है। हाँ, स्वतंत्रवीर सावरकर जी को भारत रत्न देना यह विषय छोड़ने के लिए तैयार है, मातोश्री से उठकर सिल्वर ओक में जाने के लिए तैयार है। तो फिर आप क्यों चुप बैठे हैं? ऐसे सामान्य रिक्शा वाला, घरों में काम करने वाली महिला पूछती थी। इसलिए आज सुबह 8 बजे राजभवन में माननीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और यह सरकार महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार देगी। आपको इस वक्त की बता दें, सुना आपने बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को सीधा शिवसेना पर आरोप लगाते हुए तमाम बातें शिवसेना के लिए सामने रखी। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे, तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद है। विक्ट्री साइन के साथ एक साथ पूरी बीजेपी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं शिवसेना पर आरोप लगाते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश शरद पवार म्हणतायत अजून 15 आमच्यावर अपक्ष आहेत, 120, 22, 23, 24 होतील ते दोघं हे 122, 23 झाले की या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस संपूर्ण पार्टी म्हणजे ते गटनेते आहेत। आता 15 आमदार त्या ठिकाणी अजितदादांबरोबर शपथविधीला त्या ठिकाणी हजर होते। आपल्याला कल्पना येईल, आणि हे तर कोणाला सांगितलेलं नव्हतं, पण तू 15 आमदार त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी राज्यपाल भवनामध्ये होते। 54 पैकी किती हे संपूर्ण पार्टी अजितदादांसोबत आहे, गटनेते आहेत। आपल्याला थोड्याच वेळात दिसेल, थोड्या दिवसावर दिसेल स्पष्ट बहुमत, म्हणजे आम्ही 160 पर्यंत, 155 पर्यंत त्या ठिकाणी 155। हमारे साथ राकेश सिंह जुड़े हुए हैं माजिद मरन के घर के बाहर से, वो सीधा जुड़े हुए। राकेश, जानना चाहेंगे क्या खेल खेल दिया यहां पर एनसीपी ने, वो एनसीपी जिसने कल तक साझा सबके सामने इस बात का ऐलान किया था कि उद्धव के नाम पर सहमति बन गई है, उसी एनसीपी, उसी पार्टी, उसी परिवार के सदस्य आज डिप्टी सीएम बन गए हैं। देखिए, कल जब अभी मैं खड़ा हूं माजिद मेमन के घर पे, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अमूमन ये गेट खुला रहता था, लेकिन अभी गेट जो है बंद कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल शाम जब माजिद मेमन से हम लोग संसद भवन में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज के बारे में कि तस्वीरें आज साफ हो जाएगी, आज जो है हम लोग इसके बारे में तीनों जो दल हैं वो अनाउंस करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल देखिए कि एनसीपी के नेता अजित पवार जो हैं डिप्टी सीएम के शपथ ले लेते हैं। जब उनसे सीधे तौर पर आज मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि शरद पवार की ओर से ट्वीट जारी किया गया जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि एनसीपी के नेता अजित पवार जो हैं डिप्टी सीएम के शपथ ले लेते हैं। जब उनसे सीधे तौर पर आज मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि
शरद पवार की ओर से ट्वीट जारी किया गया, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है और शपथ लिया है वो उनके मेल नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में एनसीपी में दो फाड़ साफ दिख रही है। और जब माजिद मेमन से हमने ये कहा कि इस पर प्रतिक्रिया कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। यानी शरद पवार की जो है उनकी ओर से बयान का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार शरद पवार इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि एनसीपी के नेता जो माजिद मेमन कल तक मुखर रहे थे इस मसले को लेकर, आज चुप्पी साधे हुए हैं। राकेश, ये भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाइएगा, रातों रात जो ये बड़ा खेल हुआ है, कल हमने देखा किस तरह रात में तीनों पार्टियों की मीटिंग हुई थी, बैठकों का दौर चला था, और आज जैसे ही सुबह राष्ट्रपति शासन हटा है, अचानक से 8 बजे अब सीधे फडणवीस नजर आते हैं, राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। कहां चूक गई ये तीनों पार्टियां? वो तीनों पार्टियां जो अब तक स्पीकर के पद के लिए लड़ रही थी, आज क्या एनसीपी का ही कोई स्पीकर बनेगा? शरद पवार ने सीधा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है कि ये अजीत पवार का पर्सनल डिसीजन है, इसमें एनसीपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि शिवसेना के कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि अभी तक बहुमत नहीं है बीजेपी के पास। देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। और रही बात जो सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो अभी सूरत हाल है वैसी स्थिति में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में शिवसेना का एक धड़ा जो है लगातार बीजेपी के संपर्क में है, ये सूत्र बता रहे हैं। रही बात की जिस तरह से शिवसेना नेता संजय राउत का बयान देखें तो उसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कल जब तीनों दलों की बैठक होती है उसमें अजीत पवार जो हैं आंख मिलाकर बातें नहीं रखते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं कि उन्हें वकील के साथ मीटिंग है, और वो वकील कौन था अब ये पूरा महाराष्ट्र जान रहा है। ऐसी स्थिति में संजय राउत का बयान पूरी तौर पर तस्वीरें साफ करती है कि आखिरकार अजीत पवार। इसी बीच राकेश, एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को बता दें सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। सुबह जो अचानक से तस्वीर महाराष्ट्र के 8 बजे के बाद बदली है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात इस वक्त शिवसेना का होगा। 30 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो सकता है। 30 से ज्यादा एनसीपी एमएलए बीजेपी के संपर्क में है। 30 नवंबर तक नई सरकार को बहुमत साबित करना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि 30 नवंबर तक अब बीजेपी के 30 से ज्यादा एनसीपी के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। वहीं 30 नवंबर वो तारीख दी गई है जब नई सरकार को बहुमत साबित करना होगा, यानी कि फ्लोर टेस्ट वाले दिन देवेंद्र फडणवीस को बहुमत का आंकड़ा साबित करना होगा। हमारे हैं और इसके बावजूद सभी इंडिपेंडेंट वो भी अभी हमारे साथ में है। मुझे लगता है 170 के ऊपर ये संख्या जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 5 साल स्थिर सरकार देंगे। कितने लोगों का दिया है? अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के वहाँ के विधायक दल के प्रमुख है और इसलिए वो नेता है। उन्होंने पूरे सभी आमदारों के विधायकों के साइन का लेटर राज्यपाल जी को सौंपा है। इसका मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ में है। फ्लोर टेस्ट कब होगा उसके बारे में राज्यपाल अभी बताएंगे। शरद पवार जी ने ट्वीट किया शरद पवार जी ने ट्वीट किया है कि एनसीपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। शरद पवार अभी मुझे इतना पता है कि यहाँ पे स्पष्ट बहुमत अभी भाजपा, अजीत दादा पवार यानी एनसीपी और इंडिपेंडेंट मिलके बहुत स्पष्ट बहुमत 145 स्पष्ट मतलब बहुमत के लिए लगते हैं, मेजोरिटी के लिए। मैं आपको कहूंगा कि ये फिगर 170 के ऊपर जाएगा। तो भारतीय राजनीति में आज का दिन इतिहास दर्ज करने वाला है। इंडिया न्यूज यहां पर सवाल पूछता है, क्या अजीत पवार की रणनीति की जानकारी पहले से ही शरद पवार को थी या नहीं थी? क्या अजीत पवार को शरद पवार का गुपचुप समर्थन है? ये बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ है? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का यहां पर सीधा निशाना है कि ये संभव ही नहीं है शरद पवार के बिना। क्या अजीत पवार की रणनीति की जानकारी पहले से ही शरद पवार को थी? उस शरद पवार की बात कर रहे हैं जिसको लेकर संजय राउत ने साफ बयान दिया था कि 100 जन्म में भी नहीं समझ पाएगा शरद पवार की राजनीति कैसी होती है। हम उस शरद पवार की बात कर रहे हैं जिनको कुछ दिन पहले जब शीतकालीन
सत्र की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में शरद पवार की तारीफ की थी। हम उस शरद पवार की बात कर रहे हैं जिसकी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिसकी टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। और कल रात हमने आपको दिखाया था जिस वक्त तीनों दलों की मीटिंग हुई थी और शरद पवार निकलते ही उन्होंने कहा था कि तीनों पार्टियों की सहमति बन चुकी है, उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज तैयारी की जा रही थी तीनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन सुबह होते ही महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ बदल गई है। कहा कल तक यह जा रहा था कि कल का दिन स्वर्णिम अक्षरों में शिवसेना के लिए, ठाकरे परिवार के लिए दर्ज होगा, लेकिन आज सुबह होते होते वो राजनीति बदल गई, वो तस्वीर बदल गई। और इसीलिए यह कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वो एनसीपी जो अब तक जो है वो कांग्रेस के साथ बैठक कर रही थी, शिवसेना के साथ बैठक करी थी, लेकिन यहां पर संशय बना हुआ है। संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि कुछ ही देर पहले शरद पवार का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अजीत पवार का जो डिसीजन है वो उनका निजी है, एनसीपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस यहां पर सवाल दाग रही है कि यह सब कुछ शरद पवार की जानकारी के बिना संभव नहीं है। कुछ ही देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जब यह खबर आई तो मुझे लगा यह खबर झूठी है, मुझे इस खबर पर भरोसा नहीं हुआ। और आज देश में कई लोगों को इस खबर पर भरोसा नहीं हो रहा होगा क्योंकि कल तक जो तीन पार्टियां तैयार कर रही थी अपने आप को कि आज शायद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, वो आज तीनों पार्टी अलग अलग नजर आ रही है। आज एनसीपी एक साथ फडणवीस के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। 5:47 पर राष्ट्रपति शासन हटा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े सियासी उठापटक के बीच आज सुबह संजय राउत प्रकट हुए। उन्होंने बीजेपी समेत एनसीपी नेता अजीत पवार पर भी निशाना साधा है और कहा है महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा हुआ है। संजय राउत का सुबह 7 बजे एक ट्वीट आया था, जिनपे जग हंसता है वही इतिहास रचता है। और शायद उनको खुद नहीं पता होगा कि आखिर इतिहास आज कौन रचने वाला है, क्योंकि 8 बजे के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर एकदम बदल गई थी। कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंतजार किया जा रहा था कि कब संजय राउत अपना बयान देंगे, कब शिवसेना इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज जनता के सामने रखेगी। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा हुआ है। अजीत पवार ने जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने ये भी कहा कि साथी आपको ये भी बता दें, गैर कानूनी ढंग से सत्ता हथियाई गई है। क्या कहा है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। देखिए, अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं। उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, कोई सूचना भी कर रहे थे। अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नजरों से नजर मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नजर जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नजरे से बात कर। ठीक है, बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। और इसी बीच आपको बताते हैं बीजेपी विधायक गिरिराज महाजन ने क्या कहा है। पार्टी का मतलब मैंने कहूँगा सत्यानाश कर दिया है। शिवसेना के आमदार तुमसे संपर्क माननीय उद्धव जी को उन्होंने फंसाया है, मैं ये कहूंगा, इसी शब्दों में मैं कहूंगा। इसलिए उनको कोई बोलने का राइट यहाँ पे नहीं है। आपके संपर्क में है, अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है, आपको पता चलेगा क्या क्या है। शरद पवार मैंने वही कहा कि अभी आपको आगे आगे पता चलेगा क्या हो रहा है। कि मैंने कहा कि बहुत से लोग ये संजय राउत जी से तंग आ गए हैं। इनके सभी बिना मतलब की जो बकवास कर रहे हैं, मैं बकवासी शब्द कहूंगा, जो बातें कर रहे हैं, उनसे बहुत सारी शिवसेना परेशान है, इनसे सभी विधायक परेशान है, उनके एमपी परेशान है। मेरे बहुत निजी दोस्त है, वो भी कहते हैं कि भाई इसको क्या करें, इसको कैसे रोके। इसलिए पार्टी में मैं अभी आज बताना कठिन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत अभी नाराज है, जो विधायक है वो नाराज है। मुझे लगता है संजय राउत जी ने 4 पार्टी इकट्ठा की, कांग्रेस के साथ में गए, राष्ट्रपति के साथ में गए, हिंदुत्व को छोड़ दिया, सावरकर जी को छोड़ दिया, सभी बातें छोड़ दी, तो वो अच्छे हैं।
और अगर हम एक पार्टी से समर्थन लेते हैं तो हम लोग गलत है। पाप का सौदागर कौन है ये पूरी जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है, उनके शिवसैनिक भी जानते हैं। माननीय उद्धव जी को फंसाने का काम, शिवसेना को फंसाने का काम मुझे लगता है संजय राउत जी ने यहाँ पर किया है और उसका नतीजा आपके सामने आज आया है। हमने तो बार बार कोशिश की, फिर भी नींद से उठते बराबर हो बस।